तो बच्चों कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज भी हम लोग शुरू करेंगे स्टैटिक जीके का सेशन नंबर 128। लेकिन इसके पहले मैं आप लोग को से ये कहना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे का इस बार बिहार पुलिस में चयन हुआ है वो बच्चे अब ये सोचे कि बिहार पुलिस के लिए तो मैं तो एक तरह से क्वालिफाइड हूँ, लेकिन आगे आने वाले समय में हमेशा बच्चों को ये सोचना चाहिए कि जिंदगी में मुझे कैसे आगे बढ़ना है। तो इसके लिए जिन बच्चों का इस बार बिहार पुलिस में फाइनल चयन हुआ है वो अभी से ही अब बिहार दरोगा के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दें, क्योंकि इस बार आप देखें कि लड़की लोग का बहुत थोड़ा भी जो मेहनत करती हैं उनका बिहार पुलिस में इजीली हो जाता है। तो वैसे ही थोड़ा सा ना आप अपने मेहनत का स्तर और ऊपर कीजिएगा तो आपका बिहार दरोगा में भी चयन हो जाएगा पीटी में। और फिर पीटी जब होता है तो स्टेप बाय स्टेप ही मेंस होता है। कहने का मतलब कि आपको ये सोचना है कि चलो बिहार पुलिस तो हो गया, अब थोड़ा और मेहनत करना है, पहले बिहार दरोगा का पीटी निकालना है और जब उस लायक आप हो जाएंगे तो फिर मेंस भी। लेकिन ये तब हो पाएगा ना जब आप अपने आप को अपडेट करोगे। कहने का मतलब लगातार मेहनत का स्तर बढ़ाओगे और जिंदगी में हमेशा लोग ना अपने आप को अपडेट करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने आप को हमेशा नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए कोशिश करते हैं। तो आप क्यों पीछे हो? आप में से मैक्सिमम बच्चे क्या कर रहे हो कि अभी सोच रहे हो कि मेरा पुलिस हो गया तो चलो अब दौड़ लूं, जॉब निकाल लूं, यही मेरे लिए बहुत है। नहीं, आप सोचो कि थोड़ा सा मेहनत करने पर जब आप बिहार पुलिस निकाल सकते हो तो क्या अगर जी जान से पढ़ोगे तो दरोगा नहीं निकलेगा? बिल्कुल ही निकलेगा। तो आप ये सोचो कि जिंदगी में हमेशा अपनी मंजिल ऊंचे आसमान तक हमें जाना है और इसके लिए हमें जी जान से प्रयास भी करना है। तो इन्हीं प्रयासों के साथ हम लोग फिर से सेशन नंबर 128 को लेकर आए हैं, जिसमें आज भी हम लोग देखेंगे और कैसे करोगे तैयारी। तो हम लोग ऑफलाइन बैच में एक बिहार पुलिस बिहार दरोगा के लिए एक लोग हम लोग बैच भी लेकर आए हैं और उसका फी नथिंग है, कुछ नहीं है। तो अभी से ही आप उस बैच में जुड़े। उसमें स्टैटिक जीके की तरह 50 क्वेश्चन का हम लोग का टारगेट है कि डेली 50 क्वेश्चन स्टैटिक जीके का वहां पे करें। उसका वीडियो बनाना मुश्किल हो जाएगा, तो क्लास में वो पॉसिबल होता है तो आप उसको जरूर ज्वाइन करें। उसका फी कुछ भी नहीं है, बस रजिस्ट्रेशन चार्ज है 600 रुपया। तो चलिए नए सेशन की शुरुआत सालों मिस के साथ करते हैं। मिस आप यहाँ आए और इस सेशन की शुरुआत करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 128 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है आपका, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन का पदभार किसने संभाला है? आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका जो अध्यक्ष है ना, ये किसे बनाया गया? ये आपसे सवाल कर रहा है। ठीक है, सवाल कर रहा है कि आईसीसी का अध्यक्ष जो है अभी रिसेंट में किसे बनाया गया। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कोई भारतीय जो है वो आईसीसी के चेयरमैन का पद संभाले। क्या ये पहले भारतीय हैं? नहीं, ये 5वें भारतीय हैं जो आईसीसी के चेयरमैन का पद संभाल रहे हैं। इससे पहले 4 भारतीय, जगमोहन डालमिया जैसे, शरद पवार जैसे 4 व्यक्ति को ये पद पे रहने का गौरव प्राप्त हो चुका है। ठीक है, चलो यहाँ पे फैक्ट के माध्यम से देखते हैं। अगर बात करें आईसीसी, ठीक है, आईसीसी तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका पूरा नाम हो जाएगा। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 15 जून 1909 को। अगर आपसे सवाल करता है कि आईसीसी की स्थापना कब हुई थी तो ये हो जाएगा आपका 15 जून 1909 को। और अगर आपसे पूछता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय हो जाएगा दुबई। ठीक है, इसका मुख्यालय हो जाएगा आपका दुबई, जो कहाँ पड़ता है? यूएई में पड़ता है। और अगर आपसे पूछता है कि इसका ध्येय वाक्य क्या है, इसका मोटो क्या है, तो इसका मोटो हो जाएगा क्रिकेट फॉर गुड। क्रिकेट फॉर गुड, वो ये क्या हो जाएगा? तो ये आपका आईसीसी का ध्येय वाक्य हो जाएगा। ठीक ना। अभी क्या हुआ है कि इसके चेयरपर्सन बनाए गए हैं और किस टाइप से? तो निर्विरोध, है ना, इनके विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ और सबसे युवा बने हैं अभी तक के। किनके स्थान पे बने हैं? तो इससे पहले न्यूजीलैंड के ग्रेग बर्कले जो थे, ये आपके 2020 से ही आईसीसी के चेयरमैन का पद संभाल रहे थे। अभी क्या हुआ है कि इन्होंने इस पद को छोड़ा है, ये रिटायर हो गए, ये इस पद से हट गए और इनके जगह पे कौन बना है? तो इनके जगह पे बने हैं बीसीसीआई के जो आपके अध्यक्ष रहे थे, बीसीसीआई के जो मेंबर रहे थे, कौन? जय शाह। ठीक ना, जय शाह जो है अभी क्या बने हैं? तो ये आपके आईसीसी के
चेयरपर्सन चेयरमैन जो है उसका पद संभाले हैं। और इससे पहले ये किस पद पे चल रहे थे, तो बीसीसीआई के सचिव थे। और बीसीसीआई सचिव के पद को छोड़ने के बाद ही ये किस पद पर आसीन हुए हैं, तो आईसीसी के पद पे आसीन हुए हैं। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट हुआ। दूसरा आपसे पूछेगा कि क्या ये पहले भारतीय है, तो जी नहीं। इनसे पहले 4 भारतीय रहे थे। कौन कौन रहे थे, तो देखिएगा पहला नाम जगमोहन डालमिया, जगमोहन डालमिया। ठीक है, और कौन हो जाएंगे, शरद पवार, जो एक सेकेंड, जगमोहन डालमिया हो जाएंगे। दूसरा कौन हो जाएंगे, तो शरद पवार हो जाएंगे। ठीक है, जो अभी राजनेता भी है। तीसरा कौन हो जाएंगे, तो तीसरा हो यहाँ पे देखिएगा एन श्रीनिवास। ठीक है, शरद पवार हो जाएंगे और तीसरा हो जाएंगे एन श्रीनिवास। और चौथे कौन हो जाएंगे, शशांक मनोहर। शशांक मनोहर जो है वो क्या हो जाएंगे, तो इससे पहले आईसीसी के चेयरपर्सन ये 4 भारतीय रह चुके हैं। आंसर लगाना इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आना, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। भारतीय रेलवे ने यात्री सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, कौन सा एप्लीकेशन अभी रिसेंट में भारतीय रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका सुरक्षा। ठीक है, सुरक्षा ऐप जो है अभी रिसेंट में भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया, किस लिए, तो भारतीयों की रक्षा के लिए। अगर हम लोग और भी चर्चा करें तो जैसे त्रिनेत्र प्रणाली भी शुरू किया गया था कभी। तो देखिएगा आपका एक कवच सिस्टम भी लाया गया था। कवच एक प्रणाली था। ठीक है, भारतीय रेलवे के द्वारा कवच जो है एक प्रणाली था जो लाया गया था भारतीय रेलवे की सुरक्षा के लिए। लेकिन जैसा आपको देखने को मिलता है ऐसा कुछ सुरक्षा मिला नहीं। अभी भी देखो रेलवे का लगातार बहुत सारा दुर्घटना होते रहता है जो नहीं होना चाहिए, है ना। कवच प्रणाली एक टाइम में लाया गया था, त्रिनेत्र प्रणाली एक टाइम में लाया गया था। और जिस समय त्रिनेत्र प्रणाली लॉन्च हुआ था ना, उसमें बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया था कि रेलवे की सुरक्षा के लिए इनमें से किस प्रकार की प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, त्रिनेत्र था। रिसेंट में आप याद रखिएगा कि भारतीय रेलवे के द्वारा क्या किया गया है, तो एक ऐप लॉन्च किया गया। और किस नाम से लॉन्च किया गया, तो सुरक्षा के नाम से शुरू किया गया। अगर देखें भारतीय रेलवे के बारे में, तो 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में पहली बार ट्रेन चलाई गई थी। कहां से कहां तक चलाई गई थी, तो मुंबई से लेकर के ठाणे तक चलाई गई थी। ठीक है, दूसरा चीज आप यहाँ पे देखो, और आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, आपसे सवाल करता है कि भारत में पहली बार मेट्रो कब चलाई गई, है ना। भारत में पहली बार मेट्रो कब चलाई गई, तो भारत में जो पहली बार मेट्रो, सबसे पहले तो आ जाओ कि ये कहाँ चलाई गई, तो ये आपका वेस्ट बंगाल में चलाई गई, है ना। कहाँ चलाई गई, तो वेस्ट बंगाल में चलाई गई। और वेस्ट बंगाल में भी कब चलाई गई, तो 1984 में। और दूसरी बार कहाँ चलाई गई, तो दिल्ली। अगर आपसे पूछता है कि दिल्ली में मेट्रो कब चला गया था, तो दिल्ली में मेट्रो चलाया गया था 2002 में। ठीक है, आपसे पूछता है कि पूरे विश्व में हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला पहला देश कौन सा बना। हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला पहला देश, तो ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा जर्मनी। पूरे विश्व का बात कर रहे हैं। और आपको पता है कि जर्मनी जो है किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है ना। आपसे पूछता है कि एशिया कॉन्टिनेंट में ऐसा कौन सा देश है जो हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला पहला देश बन गया, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका चाइना, है ना। चलो इस चीज को याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखना यहाँ पे, रायथू भरोसा योजना किस राज्य से संबंधित है। रायथू भरोसा योजना, तो यहाँ पे देखिएगा कि रायथू भरोसा योजना जो है ये उस राज्य से संबंधित है जिसका हाल ही में निर्माण हुआ है। किसका बात करें, तेलंगाना का, जिसकी राजधानी हो जाएगी हैदराबाद। ठीक है, यहाँ के सीएम हो जाएंगे कौन, बताओ, चर्चा में रहे थे बहुत ज्यादा अभी, रेवंत रेड्डी। यहाँ के सीएम कौन हो जाएंगे, तो तेलंगाना के सीएम हो जाएंगे रेवंत रेड्डी। जबकि अगर आपसे पूछता है कि यहाँ के गवर्नर कौन है, गवर्नर, तो ये हो जाएंगे जिष्णु देव वर्मा, ये हो जाएंगे यहाँ के गवर्नर।
तेलंगाना का निर्माण कब हुआ था? तो 2 जून 2014 को। आप एक बात बताओ यहाँ पे कि जब किसी राज्य से ही किसी अन्य राज्य का निर्माण होता है, वहां पे कौन सा आर्टिकल यूज होता है, वहां पे कौन सा अनुच्छेद यूज होता है? तो अनुच्छेद जो है आपका अनुच्छेद 3 इसका यूज होता है, ठीक है। और आप यहाँ पे देखो कि ये जो है किस राज्य से अलग हुआ है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। आंध्र प्रदेश के बारे में देखें तो भाषा पर आधारित पहला राज्य कौन सा बना था? तो ये आपका आंध्र प्रदेश बना था, ठीक है। चलिए अगर हम लोग यहाँ पे और भी देखें तो देखो मध्य प्रदेश, इससे कौन सा राज्य अलग हुआ था? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिएगा यहाँ पे मुगल बादशाह बाबर सूफी सिलसिला का, ये एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह जो बाबर थे, है ना, बाबर जो था ये पानीपत की युद्ध के बाद भारत में मुगल सत्ता का नींव डाला था, जो लगातार कब से कब तक? तो 1526 से लेकर के 1857 तक रहा था। कुछ इतिहासकार 1707 तक का भी मानते हैं, लेकिन 1707 के बाद जो भी मुगल बादशाह आए वो कठपुतली मात्रा है, किसके? तो अंग्रेजों के। खैर यहाँ पे आते हैं, सवाल है कि बाबर जो है किस सूफी सिलसिला का अनुयायी था? आप बोलोगे कि भाई सूफी सिलसिला क्या था? तो जैसे हमारे भारत में हिंदू धर्म में होते हैं ना, ये अलग अलग पुरोहित, अलग अलग जो है वो बाबा जी कह लो, है ना, धर्म के ज्ञाता कह लो, जो भी है वो अलग अलग ग्रुप बना करके धर्म का प्रचार करते हैं ना। तो वैसे ही आपके मुस्लिम धर्म में भी होते हैं, तो ये सूफी के नाम से कहलाते हैं। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो इनके बारे में कि जो मुस्लिम व्यक्ति जो है ना, सूफी संत का संगठन, सूफी संत का, संतों का, मुस्लिम संतों का संगठन जो क्या कर रहा है, तो अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, वो क्या कहलाता? वो कहलाता सूफी सिलसिला। तो किस सिलसिला का ये अनुयायी था? तो ये नक्शबंदी सिलसिला का अनुयायी था। आपसे सवाल करता है कि आपका ये जो मुस्लिम सिलसिला जो था इसमें कितने प्रकार के थे? तो वही आपका ऑप्शन में भी दिया हुआ है, नक्शबंदी सिलसिला हुआ करता है, सोहरावर्दी हुआ करता है, चिश्ती होता है, कादरी होता है। आपसे एग्जाम में कभी आपसे याद भी नहीं होगा क्योंकि इनका नाम भी बहुत बड़ा बड़ा होता है। आपसे पूछेगा ना कि भाई बताओ इसका स्थापना कौन किया था इस सिलसिला का, तो बड़ा ही कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आप याद रखना। अगर हम लोग देखते हैं चिश्ती संप्रदाय जो है ना, इसका स्थापना कौन किया? तो इसका स्थापना किए थे ख्वाजा, यहाँ पे देखिएगा ख्वाजा मुइनुद्दीन, कैसे लिखाएगा? ख्वाजा आप सुन लो, यहाँ पे खुद से लिख लेना। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो थे ये आपके चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे। और इसलिए इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि चिश्ती संप्रदाय जो ये जितना भी सिलसिला है ना, इन सब में सबसे ज्यादा शांति प्रिय सिलसिला कौन था? तो ये था आपका चिश्ती सिलसिला। इस चीज को याद करिएगा, ठीक ना। अगर बात करें बाबर के बारे में, तो बाबर का जो भारत में टेन्योर रहा था ना, 1526 से लेकर के 1530 तक रहा था। बाबर और जहांगीर, है ना, बाबर और जहांगीर ऐसे मुगल बादशाह रहे थे जिन्होंने अपना आत्मकथा लिखा था। इन्होंने किस भाषा में लिखा था? तुर्की भाषा में। इन्होंने किस भाषा में लिखा था? फारसी भाषा में। इन्होंने किस नाम से लिखा था? तुजुक ए बाबरी। इन्होंने क्या लिखा था? तुजुक ए जहांगीरी। इनके वाले को बाद में ट्रांसलेट किया गया, और किस भाषा में किया गया? तो आगे जाकर के किसके द्वारा? तो अब्दुल रहीम खाना के द्वारा अकबर के कार्यकाल में फारसी भाषा में तुजुक ए बाबरी को बाबरनामा के नाम से बदल दिया गया, ठीक है ना। इस चीज को याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिएगा क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है आपसे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय लोक नृत्य है? ठीक है, भारतीय लोक नृत्य ऑप्शन से रिलेटेड आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य है और कौन सा भारतीय नृत्य है। जैसा कि रिसेंट में हम लोग देखे थे, 1-2 क्वेश्चन पहले आया था कि भारत में अब कितने शास्त्रीय नृत्य है, तो अब इसकी संख्या 9 हो गई है, ठीक है। कितनी हो गई है? 9। एक सत्रिया नया है, असम का, और एक आपका छऊ नया है ना। आप बताना बिहार झारखंड ये सबसे आपका रिलेटेड है। खैर यहाँ पे आते हैं, सवाल है कि भारतीय लोक नृत्य जो है यहाँ पर वो किस राज्य से संबंधित और कौन सा है। शुरू में आते हैं, देखो भरतनाट्यम ये कहाँ किया जाता है? तो तमिलनाडु में किया जाता है, और वहाँ का ये शास्त्रीय नृत्य है। बात करें सत्रिया के बारे में, तो सत्रिया भी शास्त्रीय नृत्य है, और कहाँ का है? तो ये है आपका असम का। मोहिनीअट्टम के बारे में बात करें तो ये भी आपका शास्त्रीय नृत्य है, और किस राज्य का है? तो ये है आपका केरल का। अगर बात करें हम लोग बिहू के बारे में, तो बिहू जो है ये आपका एक लोक नृत्य है, एक प्रकार का त्योहार है, और किस राज्य का है? तो यह है आपका असम का। तो चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे अगर बात करें बिहू के बारे में, तो ये किस राज्य से संबंधित है? असम राज्य से संबंधित है।
बिहू आपका नृत्य भी होता है, और ये नृत्य, ये डांस कब होता है? जब बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है। तो आपको ये समझ में आया कि बिहू फेस्टिवल जो है ये किस राज्य का है? तो असम का, ठीक है। और बिहू में भी ये कितने प्रकार का होता है? तो बिहू भी आपका 3 प्रकार का होता है ना। बिहू भी जो है आपका ये कितने प्रकार का होता है? तो ये आपका 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा बिहू हो जाएगा? तो एक हो जाएगा आपका बोहाग बिहू, है ना। एक कौन सा हो जाएगा? तो एक होगा बोहाग बिहू, बोहाग, ठीक है। एक होगा आपका रोगाली बिहू, और एक होगा आपका माघ बिहू, ठीक ना। एक हो जाएगा आपका बोहाग बिहू, एक हो जाएगा आपका रोगाली बिहू, इसी को काटी बिहू भी कहा जाता है, ठीक ना। इसी को काटी बिहू सॉरी काटी बिहू भी कहते हैं, और माघ बिहू भी इसी को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगर बात करें असम के बारे में, तो असम जो है यहाँ पर एक मेला बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा? तो अम्बुबाची मेला, अम्बुबाची मेला। और ये किस भगवान से संबंधित है? तो ये आपका माँ कामाख्या, माँ कामाख्या से भी संबंधित है। और भी देखना, अगर हम लोग देखते हैं असम, तो असम जो है ना ये जनसंख्या के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है। किसके माध्यम से? तो जनसंख्या के माध्यम से। असम का जो बॉर्डर है ये कितने राज्यों से लगता है? तो आप याद रखिएगा 6 + 1 + 2, मतलब क्या हुआ? तो 7 सिस्टर्स का जो भी स्टेट है, 7 सिस्टर का जो भी स्टेट है उसमें वो 6 राज्य से बॉर्डर लगा था, एक आपका वेस्ट बंगाल से बॉर्डर लगा था, और 2 आपका देश से लगा था। किससे किससे लगाता है? तो बांग्लादेश से और आपका भूटान से, ठीक है। बांग्लादेश से और भूटान से। बात करें असम के बारे में, तो इसकी राजधानी दिसपुर है। सीएम कौन है? हेमंत बिश्वा शर्मा। और गवर्नर कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, है ना। चलो आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। शब्द फुट फॉल्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आपसे पूछ रहा है कि फुट फॉल्ट शब्द जो है, यहीं पे एक चीज और याद रखिएगा, फुट फॉल्ट कह लो या फिर आपका डबल फॉल्ट कह लो। फुट फॉल्ट, फुट फॉल्ट कह लो या डबल फॉल्ट कह लो, डबल फॉल्ट। ये दोनों जो आपका वर्ड है ये किससे संबंधित है? ये आपका टेनिस से संबंधित है, टेनिस से, ठीक है। अगर बात करें टेनिस के बारे में, तो एक गेम रिसेंट में हुआ है। कौन सा कप? तो डेविस कप। डेविस कप जो है ये आपका किससे संबंधित है? टेनिस से। लेकिन ये किसके लिए होता है? तो ये सिर्फ होता है आपका मेल के लिए, ठीक है। टेनिस में ही एक और कप होता है, ध्यान से सुनो इसको पहले। डेविस कप जो है ये टेनिस से संबंधित है, जो कि सिर्फ पुरुषों से संबंधित होता है। और 2024 में ये जो डेविस कप है ये कौन जीता है? तो ये जीता है इटली। ये कौन जीता है? इटली, है ना। उसके बारे में अगर बात करें फीमेल के बारे में, क्या महिलाओं का भी कोई प्रॉपर टेनिस का खेल होता है? तो हाँ होता है। कौन सा होता है? तो देखिएगा बिलीजिंग कप, है ना, बिलीजिंग कप। ये किसके होता है? तो टेनिस से रिलेटेड होता है। और किससे रिलेटेड होता है? तो महिलाओं से। और इसको भी 2024 में इस खिताब को भी किसने जीता है? तो इटली ने ही जीता है ना। इस चीज को याद कर रखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर देखिएगा, जैसे बास्केटबॉल है, आपका हॉकी है, तो बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं एक बार में? तो बास्केटबॉल में एक बार में 5 प्लेयर होगा, है ना। हॉकी का जो हॉकी का जो गेम होता है इसमें टोटल कितने प्लेयर होते हैं? तो हॉकी हो जाए, फुटबॉल हो जाए, ये क्रिकेट हो जाए, इसमें टोटल कितने प्लेयर होते हैं? तो इसमें आपका 11 प्लेयर होता है। इस चीज को याद रखिएगा। आते हैं देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिएगा क्वेश्चन 7 क्या कह रहा। निम्नलिखित में से कौन सा बांध दामोदर घाटी निगम का हिस्सा है ना। दामोदर घाटी परियोजना जो एक प्रकार की बहुउद्देशीय परियोजना है ना। इसके बारे में पूछ रहा है कि ये जो परियोजना है इनमें से किस बांध से संबंधित है। ये ना पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध जो है ये दामोदर घाटी निगम से संबंधित है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप ना 4 नाम याद रखिएगा। कौन कौन सा? तो तिलैया बांध हो जाएगा, है ना, पंचेत बांध हो जाएगा, इसका नाम लिखते जाइएगा। सबसे पहले तो आ जाएगा तिलैया बांध, तिलैया, पंचेत, ठीक है। उसके बाद फिर आइएगा मैथन। ये सारे क्या है? तो ये सारे आपके बांध के नाम है, तिलैया, मैथन, पंचेत और कोनार बांध। और कोनार बांध जो है ये सारा का सारा किससे जुड़ा हुआ है? तो दामोदर घाटी परियोजना से। किससे जुड़ा हुआ है? दामोदर घाटी परियोजना से आपका ये जुड़ा हुआ है। अगर बात करें दामोदर घाटी परियोजना, इससे मेनली किस राज्य को हेल्प मिलता है? तो इससे मिलता है झारखंड को और आपका वेस्ट बंगाल को, झारखंड का और वेस्ट बंगाल को। अगर और भी यहाँ पर हम लोग देखें तो इसकी स्थापना कब हो गई थी दामोदर घाटी परियोजना की? तो 1948 में हुआ था, जो कि किसके सिमिलर बनाया गया था? तो अमेरिका का एक टेनेंसी घाटी परियोजना है,
है ना। अमेरिका का एक टेनेंसी घाटी परियोजना कह लो, टेनेंसी वैली परियोजना कह लो, उसी पर आधारित है। तो इस चीज को याद रखिएगा। यूएसए का टेनेंसी घाटी परियोजना, टेनेंसी घाटी परियोजना से संबंधित कौन सी योजना है? तो ये हो जाएगा आपका दामोदर घाटी योजना। किस किस बांध से जुड़ा हुआ है? तो तिलैया बांध से, पंचेत बांध से, मैथन बांध से और कुनार बांध से। देखो आप यहाँ पे ऑप्शन क्या मिल रहा, ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी, है ना। बात करें झारखंड के बारे में, तो झारखंड में रिसेंट में अभी कौन फिर से मुख्यमंत्री बने हैं? तो हेमंत सोरेन बने, है ना। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है संतोष कुमार गंगवार, है ना, संतोष कुमार गंगवार। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखना 8 क्या कह रहा। 1928 में निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्र भारत के लिए एक भावी संविधान लिखी जो स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा देने पर आधारित था? ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ, इतना लंबा दिया हुआ। नॉर्मल आपसे क्या पूछ रहा है कि नेहरू रिपोर्ट जो आगे जाकर के संविधान का ब्लूप्रिंट कहलाता है, नेहरू रिपोर्ट को कौन तैयार किया था? ठीक है, सवाल आपसे यही पूछ रहा है। तो देखना यहाँ पे, अगर बात करें नेहरू रिपोर्ट के बारे में, नेहरू रिपोर्ट, तो इसको मेनली कौन तैयार किया था? तो नेहरू रिपोर्ट को मेनली जो तैयार किए थे ये एम.एल. नेहरू का मतलब क्या हो गया? मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी, है ना। अगर हम लोग और भी देखें कि कब तैयार हुआ था, तो ये आपका 1928 में बनकर तैयार हो गया था, 1928 में। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। संविधान का ब्लूप्रिंट किसको कहते हैं? तो नेहरू रिपोर्ट को कहते हैं, जो आगे जाके संविधान का एक ढांचा बना था, ठीक ना। इसमें कितने अध्याय और कितने अनुच्छेद थे? नेहरू रिपोर्ट में कितने अध्याय कितने अनुच्छेद थे? तो याद रखिएगा कि इसमें 22 अध्याय और 87 अनुच्छेद थे, जो भारत को किस चीज का डिमांड कर रहे थे? भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का डिमांड कर रहे थे, है ना। किसका डिमांड कर रहे थे? डोमिनियन स्टेटस का डिमांड कर रहा था कौन? नेहरू रिपोर्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि नेहरू रिपोर्ट जो है किस चीज का डिमांड कर रहा था? डोमिनियन स्टेटस। अच्छा, डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस क्या होता है ना, कि इसमें जो आपका कम से कम किसी भी देश का आंतरिक मामला जो है वो वहां की सरकार के पास हो। भारतीय लोग ऐसा क्यों चाह रहे थे? डोमिनियन स्टेटस क्यों मांग रहे थे? पूर्ण स्वतंत्रता क्यों नहीं मांग रहे थे? पूर्ण स्वतंत्रता सबका चाहता, लेकिन उस समय अंग्रेज इतना मजबूत था ना, और भारत में लोगों की स्थिति बहुत कमजोर चल रही थी, इसलिए लोग जानते थे कि पूरा स्वतंत्रता तो नहीं मिलने वाला, इसलिए बात कर रहे थे कि कम से कम हम लोग को डोमिनियन स्टेटस आप दे दीजिए, हम लोग का जो आंतरिक मामला है वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक ना। तो इस चीज को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा कि 22 अध्याय थे, 22 अध्याय और 87 अनुच्छेद कहाँ थे? तो इसी नेहरू रिपोर्ट में, जो आगे जाके संविधान के निर्माण का एक बहुत बड़ा ढांचा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 9 में। देखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? देखो हुआ क्या है ना, कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि नोबेल अवार्ड सबको दिया जा रहा है, साहित्य का दिया गया, और साहित्य का इस बार जो दिया गया ना वो दक्षिण कोरिया की एक महिला को दिया गया, ठीक है। पहला चीज तो दक्षिण कोरिया की एक महिला को दिया गया, और इस तरीके से वो दक्षिण कोरिया की तो पहली महिला बनी ही साहित्य का नोबेल अवार्ड पाने के लिए, साथ ही साथ वो एशिया की भी पहली महिला बनी है ना, जिनको साहित्य का नोबेल अवार्ड मिला है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा हान कांग, जो कहाँ की है? तो यह है दक्षिण कोरिया की, ठीक है। कहाँ की है? दक्षिण कोरिया की। इस चीज को याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया की हान कांग जो है, इनको क्या मिला है? तो इनको 2024 का साहित्य का नोबेल प्राइज मिला है। अगर बात करें आपका कि शांति का किसको मिला है, तो शांति का मिला है निहोन हिंडाक्यो को, ठीक है, निहोन हिंडाक्यो को। अब ये क्या है? तो ये एक आपका संगठन है, और कहाँ का संगठन है? तो जापान का। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि दक्षिण कोरिया की महिला को किसका मिला? साहित्य का। और निहोन हिंडाक्यो जो कहाँ के हैं? जापान के हैं। और इनको किस चीज का मिला? तो शांति का मिला था, ठीक ना। बाकी 2-3 आज आप ही एक बार खुद से डिसाइड कर लीजिएगा ना। फिजिक्स का हम लोग देखें, केमिस्ट्री का देखें, बायो का देखें। जैसे फिजिक्स का कौन था? जॉन हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन।
उसके बाद अगर बात करें बायोलॉजी, है ना, चिकित्सा में, इसमें किसको मिला, तो विक्टर एम्ब्रोस को मिला और गैरी रूबकोन को मिला, है ना। और अगर उसके बाद फिर हम लोग देखें किसका किसका हो गया, यहाँ पे देखिएगा एक बार, ये मिला आपका लिटरेचर का, ये मिला आपका पीस का, उसके बाद फिर फिजिक्स का देखे, बायो का देखे, है ना, बायो का देखे। चलिए बताइएगा कि केमिस्ट्री का किसको मिला, तो केमिस्ट्री का मिला है जो देखिएगा डेविड बेकर, है ना, डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस, डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर साहब को जो है केमिस्ट्री का नोबेल अवार्ड मिला, ठीक ना। तो इसको आप खुद से एक बार लिख लीजिएगा कॉपी में, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हांगकांग, है ना। चलो आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों के डॉट डॉट बिंदु कोड तैयार किए थे। सवाल पूछ रहा है कि हम लोग को पता है कि हमारे संविधान में कब, तो जब आपातकाल लगा था, तो जब आपातकाल लगा था तो उसमें ऐसा लगा कि भारतीयों को मौलिक कर्तव्य तो मौलिक अधिकार तो दिया गया है, मौलिक कर्तव्य भी देना जरूरी है। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक कमेटी का गठन किया गया, जिसका नाम क्या है, यहाँ पे देखिएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति, है ना। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के कहने पर 42वां अमेंडमेंट 1976 किया गया, और इसके तहत क्या किया गया कि इनके द्वारा, यहाँ पे ध्यान देना पहले तो आप, कि स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा कहा गया कि 8 मौलिक कर्तव्य भारतीयों को आप दीजिए, है ना। लेकिन दिया कितना गया, तो दिया गया टोटल 10 मौलिक कर्तव्य भारतीयों को दिया गया था, है ना। टोटल कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए थे, तो 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए थे। कहाँ पे इसको ऐड किया गया, तो 4 का क में और अनुच्छेद 51 का क में। तो शुरुआत में तो 10 दिया गया, लेकिन बाद में एक और जोड़ा गया, और बाद में एक और जो जोड़ा गया उसको कब जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को आप क्या करिएगा, शिक्षा दीजिएगा, अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा आप 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दीजिएगा, ठीक ना। आप सवाल यही पूछा कि आपका जो मौलिक कर्तव्य है ये कितने मौलिक कर्तव्य कहे गए थे, तो 8 ही कहा गया था, लेकिन संशोधन के माध्यम से और भी सोच विचार करके 10 डाले गए थे और एक बाद में डाला गया, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे एक चीज और देखिएगा आप कि आपसे पूछता है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से प्रेरित है, तो ये हो जाएगा आपका सोवियत संघ, जिसको अभी हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो अभी हम लोग इसको जो है रशिया के नाम से जानते हैं, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो अपना 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ ना विद फैक्ट्स के साथ। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो आवाज आपको थोड़ा भारी लग रहा होगा, ठीक है। चलो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।